नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की जो हिंदी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें दो बैलों की कहानी पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं प्रेमचंद। पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने अनेक कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं और इन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं। हम देखते हैं सबसे पहले इनका जन्म सन 1880 में वाराणसी के लंधी गांव में हुआ था और इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। और ये जो है इनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि जो है बंगाली साहित्यकार है शरत चंद्र उनसे मिली है, इसलिए इन्होंने अत्यधिक उपन्यास लिखे हैं, अधिक उपन्यास लिखे, इसी कारण इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, दमन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास रहा जिसे इनके पुत्र ने पूरा किया। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी, मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया है। और प्रेमचंद का बचपन जो है अभाव में बीता। शिक्षा इनकी बीए तक हुई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हुए और सन 1936 में इनका देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है और इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी, मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध व अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, यानी सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम प्रेमचंद के अनुसार किसे माना गया है। तो सामाजिक परिवर्तन को, समाज में अगर परिवर्तन होगा तो यहाँ पर किसके द्वारा हो सकता है? साहित्य के द्वारा। कवि या लेखक अपनी रचनाओं के माध्यम से और स्थिति को उजागर करते हुए इनमें सुधार कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को, वातावरण को देखा, उसे जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का, यानी जो कमजोर वर्ग है, दलित है, जो निर्धन है, उनका शोषण किस प्रकार से शोषकों द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा किया जाता रहा है, समाज में स्त्री की कैसी स्थिति है, उसकी दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन किए गए, उनकी यानी प्रेमचंद जी की रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, विस्तृत है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में और सीधे और संक्षेप में यानी छोटे रूप में कहना प्रेमचंद के लेखन की
विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सहज, सजीव और मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। ये उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं कि उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पर लेखक ने दो बैलों की कहानी लिखी है। इसका भाग फर्स्ट पहला भाग हम पढ़ेंगे। यहाँ पर दो बैल है, उनकी कहानी क्या है इसको यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसके माध्यम से कृषक समाज और जो किसान होते हैं उनके और जो पशु है, जो जानवर है, उनके भावात्मक संबंध कैसे होते हैं, दोनों एक दूसरे से कैसे प्रेम रखते हैं, इसका वर्णन भी यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से लेखक ने किया है कि किसानों के बीच में और पशुओं, जानवरों के बीच में कैसे भावात्मक संबंध होते हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है, वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, यानी स्वतंत्रता सरलता से प्राप्त नहीं होती है। इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। हम कहें कि जो दो बैलों की कथा कहानी है, इसमें पहली बात तो ये है कि जो कृषक होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके बीच में और जो जानवर है, जो पशु है यानी कि बैल, उनके बीच में कैसे भावात्मक संबंध होते हैं। इसी कहानी में, इस कहानी के माध्यम से दूसरी बात कवि यह कहना चाहता है कि जो स्वतंत्रता है वो सरलता से प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और ये कहानी जो है आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आंदोलन करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। दो बैलों की कहानी हम पढ़ते हैं। पहले हम इस कहानी को समझ लेते हैं कि इस कहानी में लेखक ने क्या बताया है। ये जो दो बैलों की कथा कहानी है, इसमें पहली बात तो लेखक ये कहना चाहता है कि जो कृषक है, किसान है, उनमें और जानवरों में, पशुओं में कैसे भावात्मक संबंध होते हैं। जानवर किस प्रकार से अपना जो मालिक होता है उसके समझता है, उसके भावों को। और यहाँ पर दूसरी बात लेखक ये कहना चाहता है कि स्वतंत्रता जो है सहज रूप से, सरलता से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर इस कहानी को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ दिया गया है। और जो दो बैल होते हैं उनकी कहानी है हीरा और मोती। दोनों इस कहानी के जो पात्र है वो दो बैल हैं और दोनों बैलों के नाम हैं, पहले हीरा और दूसरा है मोती। यहाँ पर उनका मालिक होता है झूरी। इन बैलों के मालिक का नाम है झूरी। जो है ये दोनों में यानी झूरी में और बैलों में अत्यधिक आत्मीयता है। एक दिन हुआ ये कि जो इसका झूरी का साला था, यानी झूरी के ससुराल में इन बैलों को भेज दिया जाता है। जो इसका साला था गया झूरी का, वो बैलों को ले जाता है और बैलों के साथ दुर्व्यवहार करता है, यानी उन्हें पीटता है और सूखा चारा डालता है। तो बैल जो है इस बात को समझ जाते हैं, अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और जो है वो अपना जो मालिक है झूरी, वापस वहीं पर आना चाहते हैं। जब इन बैलों को रस्सियों से बांध दिया गया
का साला है गया, वो दोनों बैलों को ले जाता है, हीरा और मोती को। फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें चारा नहीं डालता और उन्हें मारता है। तो दोनों बैल जो है आपस में, मूक प्राणी होते हुए भी आपस में भावनाएं व्यक्त करते हैं अपनी और बातचीत करते हैं मूक भाषा में। दोनों जो है वहाँ पर एक लड़की होती है फेरो की, छोटी लड़की, वो उसकी भी सौतेली माँ थी जो उसे बहुत मारती थी और खाना कम देती थी, नहीं देती थी। तो यहाँ पर उस लड़की का बैलों के प्रति प्रेम और सहानुभूति थी। सब सो जाने पर वो लड़की जो है उन बैलों को एक एक रोटी खिलाती थी। बैल भी एक रोटी से पेट तो क्या भरता, लेकिन उस बच्ची का प्रेम और उसकी सहानुभूति देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते थे। और एक दिन जब उस बच्ची को, उस लड़की को दया आई तो उसने दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और दोनों बैल भाग करके वहाँ से निकल पड़े, रास्ता भटक गए और एक मटर के खेत में चले गए। एक सांड से सामना हुआ, उससे भी मुकाबला किया। मटर के खेत में गए, मटर खाया, मालिक ने मारा और काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस होता है जहाँ पर जानवरों को, जो आवारा पशु होते हैं उनको, और जो खेतों में फसलें वगैरह खाते हैं उनको वहाँ पर काजी हाउस में डाल दिया जाता है। और फिर जो जिसके होते हैं वो आकर के या तो ले जाते हैं या फिर उन्हें नीलाम कर दिया जाता है। तो दोनों बैलों को भी वहाँ डाल दिया गया काजी हाउस में। और जो लड़की है, यानी कि उसमें और भी जानवर थे काजी हाउस में, लेकिन हीरा और मोती जो है विचार करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ से भाग निकला जाए। और काजी हाउस की जो दीवार थी वो कच्ची थी, तो यहाँ पर मोती जो है उस दीवार को गिरा देता है, दोनों गिरा देते हैं और सब जानवर निकल जाते हैं। यहाँ पर गधा जो होता है वो तो मूर्ख प्राणी है, तो गधा नहीं निकलता, लेकिन बैल जो है उस गधे को सींग मार मार के वहाँ से भगा देते हैं गधों को। और फिर जब हीरा पकड़ा जाता है तो जो बैल है और मोती दोनों की पिटाई होती है और दोनों को नीलाम कर दिया जाता है, एक कसाई के हाथों भेज दिया जाता है। वहाँ से दोनों बैल जो है भाग करके, और उन्हें जो रास्ता है वो जाना पहचाना सा लगता है और वो उस रास्ते पर चल कर के वापस जूरी के यहाँ पर आ जाते हैं। जूरी अपने बैलों को पहचानता है और अत्यधिक लगाव होने के कारण, भावना होने के कारण जूरी अपने बैलों के माथे को चूमता है और उन बैलों को जो है वापस अपनी जगह बांधता है रस्सियों से। और जो उसकी पत्नी है वो भी दोनों बैलों के माथे को चूमती है और अत्यधिक प्रेम करती है। कहने का भाव यह है कि ये जो कहानी है दोनों बैलों की, इसमें हीरा और मोती जो है ये दोनों ही अत्यधिक प्रेम प्रकट करते हैं अपने मालिक जूरी के प्रति। और जो जूरी है वो भी अपने बैलों से अत्यधिक प्रेम प्रकट करता है, अत्यधिक लगाव रखता है। इसी कारण बार बार उन्हें भेज दिए जाने पर भी दोनों बैल वापस वहीं आ जाते हैं और अपने मालिक के प्रति मूक भाषा में भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। यहाँ पर पहली बात यह
दिया गया है कि जिस प्रकार से दोनों बैलों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष किया और अंत में आज़ादी प्राप्त की, वैसे ही यहाँ पर आज़ादी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, तभी आज़ादी प्राप्त होती है। सरलता से आज़ादी नहीं मिलती है। तो ये जो कहानी है दोनों बैलों की कथा यानी कहानी हीरा और मोती की, इसे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया गया है कहानी को। और आगे हम जो कहानी है वो पढ़ते हैं, दो बैलों की कथा कहानी। जानवरों में गधा जो है सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, यानी गधे को मूर्ख प्राणी समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ समझते हैं तो उसे हम गधा ही कहते हैं। गधा यानी मूर्ख, जो बेवकूफ होता है बेवकूफ उसे हम गधा कहते हैं यानी मूर्ख कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, उसे गधा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सरल सीधा और सहनशील होता है, इसलिए उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता यानी जो सहनशीलता है ने ही उसे यह पदवी यानी पद दिया है। किस कारण से गधे को मूर्ख यानी जो सीधा होता है उसे, जो सहनशील होता है उसे गधा कहा जाता है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास यानी बेकार ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। आपने भी देखा होगा कि जो गाय ब्याही लेती है यानी जो बछड़ा देती है वो गाय शेरनी का रूप होती है। अगर कोई उसके बछड़े तक जाता है या फिर उसे हाथ लगाना भी चाहे तो मारने दौड़ती है। सींग मारती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। इसके चेहरे पर, गधे के चेहरे पर। वैशाख में चाहे, ये हिंदी महीना जो है उसका नाम है वैशाख में, चाहे एक आध बार उलेट कर लेता है, लेट लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, यानी एक ऐसी स्थिति में रहता है। उसके चेहरे पर एक विषाद यानी एक दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा में पहुंच गए हैं, पर आत्मा से बेवकूफ करता है। यहाँ पर गधे में ऋषि मुनियों जैसे गुण पाए गए हैं। सहनशील होता है गधा, चाहे इतना भी उसे मारा जाए, सड़ी घास डाल दी जाए, वो कभी असंतोष प्रकट नहीं करता है। ऋषि मुनियों के जैसे गुण गधे में बताया गया है। वे सभी उसमें अंतिम सीमा तक होते हैं ऐसे गुण, पर आदमी उसे बेवकूफ करता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। इतने अच्छे गुण, असंतोष, सहनशीलता, ऋषि मुनियों जैसे गुण ऐसे कभी नहीं देखे। इतने सब गुणों का अनादर, अपमान होता कभी नहीं देखा। कदाचित अचानक सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी संसार में सीधे बनकर के रहना भी गुनाह है। उसे कोई भी जो है मूर्ख बना देता है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो भारतवासी है, वो सहनशील
बातें सुनकर गम खा जाते फिर भी बदनाम। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सभ्य कहलाने लगे। यानी ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी जिसको उसी की भाषा में जवाब देना, तो शायद वो भी जीने का तरीका सीख जाए और सभ्य कहलाने लगे। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।